हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर 2 हिस्ट्री का, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हड़प्पा के बाद एक नई सभ्यता आती है जो एक ग्रामीण सभ्यता और जिसमें धीरे धीरे नगरीय सभ्यता में वो परिवर्तित होती जा रही है। अब हम पढ़ते हैं कि महाजनपद के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जनपद क्या होते हैं। तो जनपद जहाँ पे लोगों ने पैर रखा हो, जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, और इसका दूसरा अर्थ हो सकता है कि जहाँ लोग निवास करते हैं। और महाजनपद का मतलब है कि बड़े नगर अर्थात जनपदों से मिलके जो नगर बने वो महाजनपद कहलाए। और अब महाजनपदों में कौन लोगों का निवास है। और अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे कि महाजनपद जो है उनकी क्या होती थी, राजधानी होती थी। महाजनपदों की खुद की राजधानी होती थी। उन पे मुख्यतः किनका शासन होता था, राजा का शासन होता था। परंतु हमें क्या अपवाद मिला है कि कुछ महाजनपद कैसे होते थे, स्वतंत्र होते थे। जैसे गण और संघ कैसे महाजनपद थे, स्वतंत्र महाजनपद थे जहाँ पे लोगों का शासन था। इसके अलावा महाजनपदों की राजधानी किलेबंद होती थी या और साथ ही उनकी जो है स्वयं की सेना होती थी, स्वयं की प्रशासन व्यवस्था होती थी। अब हम पढ़ेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या परिवर्तन देखे गए। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व हमने जो है सबसे पहले क्या देखा, लोहे की खोज देखी। इससे पूर्व लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो लोहे की खोज की वजह से अब क्या होने लगा, औजार बनने लगेंगे। इसके अलावा नए नगर बसे, जिसमें से हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 16 महाजनपदों की खोज होती है, का उदय होता है। और 16 महाजनपदों में मुख्यतः नाम याद रखना है, गांधार जो पाकिस्तान में है, कुरु, पांचाल, वज्जी, मगध, कौशल, अवंती, ये सारे मुख्यतः महाजनपद है जो याद होने चाहिए। इसके अलावा सिक्के का प्रचलन चला। अब हम देखेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या होता है, सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो जाता है, जिसमें से आहत सिक्के सबसे पहले चलते हैं। फिर सोने के सिक्के, चांदी, तांबे, ये सब सिक्के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नई विचारधाराएं, जैसे कि हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध विचारधाराएं भी आती हैं। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि जो मगध था, जो 16 महाजनपद है उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा रहा है, मगध महाजनपद रहा है। तो वो मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कैसे बन गया, क्यों, क्योंकि मगध कहाँ पे है, वर्तमान के बिहार में है। और इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। और ये जो है गंगा के आसपास वाली क्षेत्र में बस था। तो गंगा के आसपास वाले जब क्षेत्र में होगा तो भूमि कैसी होगी, वहाँ की उपजाऊ होगी। अगर भूमि उपजाऊ है तो वहाँ पे की जो कृषि व्यवस्था है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो जब कृषि व्यवस्था अच्छी है तो उपज अच्छी होगी, जिससे किसानों को अधिशेष मिलेगा, उनको फायदा होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि प्राकृतिक सुरक्षा में हम देखेंगे जैसे कि मगध की पहली राजधानी क्या थी, राजगृह। और जो राजगृह थी वो किससे घिरी हुई थी, पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसकी वजह से वहां पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। दूसरा, मगध की दूसरी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र जो है वो नदियों के से घिरी हुई थी, तो उस पर भी आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। तो एक सुरक्षा थी पूरे साम्राज्य की। अब जंगलों में हमें क्या मिले हैं, हाथी मिले हैं। मगध के आसपास जंगल थे जिनमें हाथी थे, जिसकी सेना के लिए उनको प्रशिक्षण किया जाता था। हाथियों को तो सेना मजबूत होगी तो किसी भी युद्ध को सरलता से जीत सकती है। फिर योग्य और महत्वाकांक्षी शासक, कि जो मगध में शासक थे वो योग्य और महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी और का अर्थ है दृढ़ निश्चय वाले, एक बार जो सोच लिया वो करते थे वो। और ये अजातशत्रु, बिंबिसार, ये प्रमुख राजा थे। इसके अलावा लोहे की खदानें, जब मगध में मिल जाती है तो औजार बनते हैं। जब औजार बनेंगे तो युद्ध में काम आएंगे। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, क्या जानकारी के स्रोत हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, मूर्तिकला, कि इस समय में जो भी राजा हुए हैं उन्होंने क्या बनाई है, मूर्तियां बनवाई है, जो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनवाई गई है। तो उनसे हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिनके नाम है चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र, सबसे पहले बात करते हैं कि चाणक्य था कौन। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। चाणक्य
बहुत ही चतुर था और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि किस तरह से पूरा साम्राज्य का संचालन किया जाता था। अब करते हैं मैग्नेटीज की इंडिका की बात। अब मैग्नेटीज कौन था? मैग्नेटीज एक ग्रीक यात्री था जो भारत में आया हुआ था। तो उसने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, इंडिका था। तो इंडिका में उसने उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत से वर्णन किया, जिससे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में सरलता से जान सकते हैं। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था इसी समय में। तो उन्होंने जो पौराणिक ग्रंथें लिखी, जो बुक्स लिखी, तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि साम्राज्य में क्या चल रहा था, कैसी स्थिति थी लोगों की। इसके अलावा अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनसे भी हमें क्या पता चलता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था, सबसे पहले क्या देखेंगे, 5 राजनीतिक केंद्र थे। 5 राजनीतिक केंद्र में एक राजधानी जिसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, और 4 राजनीतिक केंद्र थे, तक्षशिला, तोशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी। तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। पाटलिपुत्र राजधानी थी जहाँ पे राजा रहता था और वो पूरे साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण करता था। अब करते हैं स्वर्णगिरी की बात। स्वर्णगिरी में कहाँ पे है? स्वर्णगिरी कर्नाटका में है और यहाँ पे सोने की खादानें हैं। यहाँ से व्यापार होता था। तक्षशिला पाकिस्तान और उज्जैनी मध्य प्रदेश, तोशिला मध्य प्रदेश। तो ये सब क्या है, व्यापार के केंद्र थे। लंबी दूरी का व्यापार किया जाता था इनके माध्यम से और पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण किया जाता था। इसके अलावा सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियाँ बनाई गई थी जिनके अलग अलग काम थे, जैसे कि कोई चारा, जानवरों के लिए चारा, सैनिकों के लिए चारा, नौसेना का संचालन करती थी, कोई रथारियों का संचालन करती थी, अश्वाराहियों का संचालन करती थी। तो अलग अलग काम थे। अब पूरे साम्राज्य में संचालन कैसे होता था? तो 2 तरीके थे, भूमि के द्वारा और नदियों के द्वारा आवाजाही होती थी लोगों की। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जेम्स प्रिंसेप के बारे में। कौन थे जेम्स प्रिंसेप? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिन्होंने 1838 में क्या किया था, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि, याद क्या करना है, लिपि ना कि भाषा, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का क्या निकाला, अर्थ निकाला। और उन्होंने क्या देखा कि जो अभिलेख हैं उनमें अशोक के लिए क्या शब्द यूज हुआ है, प्रियदर्शी, जिसका अर्थ क्या है, देखने में प्रिय। इसके अलावा देवानंद प्रिय, देवता का प्रिय, देखने में प्रिय, अशोक के लिए ऐसे शब्द यूज हुए हैं। अशोक के अभिलेखों में बहुत ही कम बार अशोक शब्द का प्रयोग हुआ है, ये याद रखना। इसके अलावा जो है हमें सिक्के मिले हैं। सिक्कों का प्रचलन इस शताब्दी में होता है। तो सबसे पहले कौन से सिक्के बनाए जाते हैं, आहत सिक्के। आहत का मतलब है जिनको पीट कर सिक्के बनाए गए हैं, और ये सिक्के चांदी और तांबे के बने हुए थे। अब बात करते हैं सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, कुषाणों ने जारी करवाए, और कब करवाए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। अब बात करते हैं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने जारी करवाए थे, गुप्तों द्वारा, गुप्त राजाओं द्वारा सोने के सिक्के जारी करवाए गए थे। अब हम पंजाब और हरियाणा में हमें क्या देखने को मिले, योद्धा शासकों के तांबे के सिक्के बड़ी मात्रा में देखने को मिले, जैसे कि सोनीपत में हमें वो सब देखने को, सोनीपत रोहतक वाली जगह में हमें ये सब सिक्के देखने को मिले हैं। अब आते हैं धम। क्या होता है धम? अशोक ने बौद्ध धर्म के जो है नियमों को या उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके एक धर्म सोचा जिससे क्या बोला गया, धम बोला गया। ये सिद्धांत साधारण और सार्वभौमिक थे, मतलब सिद्धांत थे जो सबको मान्य होते थे, और एक इसके ऊपर आधारित थे, नैतिक मूल्यों के पर आधारित थे, जैसे कि गरीबों का, दासों का सम्मान करना है, मांस नहीं खाना, उन सब चीज़ों के ऊपर आधारित थे। और अशोक ने ये धम कब अपनाया, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम अपनाया कि उसे कभी भी, अब वो उन्होंने ये शपथ ली कि वो अब कभी युद्ध नहीं करेगा। और धम के प्रचार के लिए कौन नियुक्त किए गए थे, धम्म महात्मा नियुक्त किए गए थे। अब बात करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है वो महत्वपूर्ण क्यों था, क्यों इतना महत्वपूर्ण था कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये कब खोजा गया था, ब्रिटिश शासनकाल के टाइम पे खोजा गया था। तो ब्रिटिशों के टाइम पे एक ऐसा साम्राज्य खोजा गया जो इतना बड़ा था और जिसका प्रशासन बहुत सुचालित रूप से चलाया गया था। तो इस टाइम पे जो हमें वास्तुकलाएं मिल रही है वो भी कैसी थी, अद्भुत वास्तुकलाएं थी, बड़े बड़ी मूर्तियां मिल रही थी, शिलालेख मिल रहे थे, इसके अलावा अभिलेख मिले हैं,
ठीक है। और अशोक जैसे महान शासक इस टाइम में हुए हैं और ये पूरा साम्राज्य लगभग उपमहाद्वीप में फैला हुआ था और 150 वर्षों तक चला था। अब बात करते हैं दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। ये तो हो गई उत्तर भारत की बात कि मौर्य साम्राज्य था। दक्षिण भारत में क्या था, सरदारियाँ चल रही थी। तो इस टाइम पे सरदारियों का उदय होता है दक्षिण भारत में, जिसमें चोल, चेल और पांड्य जैसे सरदारियाँ थी। चोल, चेर, पांड्य सरदारियों का उदय होता है दक्षिण भारत में। और चोल, चेर, पांड्य वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तमिल कम बोला जाता है। अब सरदार कौन होता है, एक ताकतवर व्यक्ति जो वंशानुगत पद इनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सरदार जो है वो पूरे कबीले का ध्यान रखता है, अनुष्ठान करवाता है, लोगों की रक्षा करता है। और जब युद्ध का समय होता है तो उसके जो घर परिवार वाले हैं वो सैनिक के रूप में काम करते हैं, उसके गांव वाले, तो वो सरदार होते हैं। अब दैविक राजा क्या होता है, दैविक राजा कि जो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व का ऐसा समय था जब राजा खुद की सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए खुद के साथ क्या शब्द यूज करते थे, दैविक राजा खुद को देवतुल्य प्रस्तुत करते थे या खुद को यह मानते थे कि वह भगवान द्वारा शासन करने के लिए भेजे गए हैं। और ये प्रथा चीन के शासकों से भारत में आई थी। कुषाण भी खुद को देवतुल्य देवतुल्य प्रस्तुत करते थे। उनके जो सिक्के मिले हैं उनसे यह पता चलता है। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा शासन आता है, गुप्त राजाओं का द्वारा शासन किया गया। और गुप्त इतिहास के बारे में हमें जानकारी के क्या स्रोत मिलते हैं, जैसे कि गुप्त काल में साहित्य, जो पुराण लिखे गए, कितने पुराण लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए। इसके अलावा समुद्रगुप्त के अभिलेख हो गए, मुद्राएं जो गुप्तों द्वारा जारी की गई, जैसे कि गुप्तों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, बिल्कुल शुद्ध, तो उसे क्या पता चलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। इसके अलावा मोहर, स्मारक और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जो समय में आए थे, तो वो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं भूमिदान क्या होता है। भूमिदान कि जो दान में दी गई भूमि है उसको क्या बोलते हैं, भूमिदान बोलते हैं। और भूमिदान मुख्यतः राजा या फिर बड़े बड़े लोग किया करते थे। महिलाओं को भूमिदान करने के हमें प्रमाण नहीं मिलते। सिर्फ एक प्रमाण मिलता है, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन थी, वाकटक शासक की पत्नी थी। और उसकी मृत्यु के बाद, राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरा साम्राज्य को संभाला था, प्रभावती गुप्त ने। और प्रभावती गुप्त के भूमिदान के हमें प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। तो ये सिर्फ एक अपवाद है, बाकी महिलाओं को जो है संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ स्त्री धन पर उसको अधिकार होता था। अब बात करते हैं कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, जनता के मन में राजा की छवि कैसी थी। जनता के मन में राजा की छवि अच्छी नहीं थी और यह हमें जो जातक कथाएं हैं उनसे पता चलता है। जनता का मानना था कि दिन में राजा के अधिकारी जो है कर के लिए लूटते हैं और रात में जो है डाकू हमें लूटते हैं, जिससे परेशान होकर लोगों को कहाँ भाग जाना पड़ता है, जंगलों में भाग जाना पड़ता था। तो अब क्या पढ़ेंगे कि अभिलेख क्या है। अभिलेख किसी भी कठोर सतह पर जो भी लेख लिखे जाते हैं वो अभिलेख होते हैं। और मौर्य साम्राज्य में ये सब स्टार्ट होता है। तो अभिलेख की सीमाएं क्या है कि जो हमें अभिलेख मिले हैं उनमें क्या कमियां हैं, हम उससे इतिहास के निर्माण में क्या समस्याएं हमारे सामने आती है। तो जो अभिलेख हैं उस पर जो अक्षर लिखे गए हैं वो कैसे हैं, हल्के ढले हुए हैं, मतलब कम जैसे कि कम दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ अभिलेखों के अक्षर क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, जिससे हम उसको ढंग से नहीं पढ़ पाते। इसके अलावा वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाई होती है कि वो क्या लिखा गया है और क्या हम उसका अर्थ वास्तविकता में सही निकाल रहे हैं, तो वो परेशानियां हैं एक तरीके से। और ज़रूरी नहीं है कि सारी दैनिक जीवन की बातें हम अभिलेखों में लिखें, तो कुछ ही बातें जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वही अभिलेखों में लिखी जाती होंगी, तो हमें दैनिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती। इसके अलावा जो अभिलेख हैं बनवाने के विचार कि वो अभिलेख किसने बनवाया है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। थैंक यू।